हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेयर में। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में सॉल्व कर लिए थे। आज हमारे पास जो आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो ह्यूमन थेरेपी, केमोथेरेपी, फोटोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा फोटोथेरेपी। ठीक है, एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रांच बेबी सिंड्रोम। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फोटोथेरेपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 और 52 में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान देती है। ठीक है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताना है जो मातृ एवं शिशु कल्याण में सबसे अधिक योगदान देती है। तो इसका आंसर यूनिसेफ, विश्व बैंक, WHO या फिर UNP। तो इसका सही आंसर होगा यूनिसेफ। ठीक है, आप जानते हैं यूनिसेफ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ जिसे कहते हैं, और इसकी स्थापना 1946 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, संयुक्त अमेरिका में। तो इसमें जो मातृ एवं शिशु कल्याण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान देती है वो कौन सी है, यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नर्सिंग में इथिक्स का क्या मतलब है। इथिक्स क्या होता है कि नर्स द्वारा किए जाने वाले प्रोसीजर जो होता है सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम है, एक नर्स की काम की जिम्मेदारी है या फिर एक आदर्श नर्स के लक्षण है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला है कि सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम। ठीक है, इथिक्स कहा गया है तो इसका मतलब नियम है। अब देखिए इसमें से अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, इंपॉर्टेंट है ये भी कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा हेनरी ड्यूनेट ने। ठीक है, हेनरी ड्यूनेट ने। दूसरा इसमें जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना है कब हुई थी, तो 1863 में हुई थी। ठीक है, और इसमें देखो 1901 में हेनरी ड्यूनेट को मानव सेवा हेतु पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। देखो इसी में जो ये व्याख्या है इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले ये है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो वह है हेनरी ड्यूनेट ने। ठीक है, कब की थी, 1901 में। इनको पहला क्या मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था मानव सेवा के लिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इससे क्या पुटअप हो रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किसका, रेड क्रॉस का, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, 17 मार्च को या फिर 27 जनवरी को। तो इसका सही आंसर होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 56, एलिसा का पूरा नाम क्या है। एलिसा का पूरा नाम क्या है, तो जो एलिसा का पूरा नाम होता है वो है एंजाइम्स लिंक्ड ह्यूमन सॉर्बेट एसे। ठीक है, आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा एलिसा का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, जब एंटीबॉडीज़ संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं। ठीक है, जब एंटीबॉडीज़ संक्रमित शरीर के अंदर बनते तो इसे कहते हैं, तो इसको कहा जाता है एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहा जाता है, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला देखेंगे, इसमें से कौन सी बीमारी हवा के कणों द्वारा नहीं फैलती है। इनमें से 58 वाला है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो हवा के कणों द्वारा नहीं फैलती है। खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो माइलाइटिस है या फिर क्षय रोग। तो इसमें है पोलियो माइलाइटिस। यहाँ पर जितनी भी बीमारियाँ ये क्या है, हवा के कणों से, मतलब ये कैसी है, एक दूसरे से वायरल से फैलती है। सिर्फ इसमें पोलियो माइलाइटिस है जो कैसे है, हवा के कणों से नहीं फैलती है। अगला है 59 कि पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर। ठीक है, देखो होता क्या, आप सभी जानते होंगे कि बेसिकली हमें क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है कि पानी को उबाल कर पिया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जितने भी जीवाणु होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उबलने से मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन केवल एक को छोड़कर बाद बाकी सारी चीज़ें मर जाती है। वो कौन सा है, क्या फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ या फिर स्पोर्स है। तो इसका है स्पोर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। फंजाई भी मर जाता है, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया तो खैर मर ही जाते हैं, लेकिन जो स्पोर्स होता है वो नहीं मर पाता है। सही आंसर होगा इसका डी।
60 का देख लेंगे कि मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, देखो कोई मरीज है और अगर वो अस्पताल में है और अस्पताल में ही उसे कोई संक्रमण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब उनकी भाषा में उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नोजोकोमियल संक्रमण। ठीक है, क्या है इसका, नोजोकोमियल संक्रमण। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 61, जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जीन पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि इनका जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो यहाँ पर जो दे रखे हैं मनोलैंगिक पर, नैतिक विकास पर, मनोसामाजिक या फिर संज्ञानात्मक, इसको कॉग्निटिव भी कहते हैं, संज्ञानात्मक पर क्या है इनकी थ्योरी आधारित है। अगला क्वेश्चन इसमें से देखें कि 62 है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया है। ये सारे के सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन जो किया है वो किसने किया है, इवान पावलोव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि व्यक्तित्व, जिसको हम पर्सनैलिटी भी कहते हैं, मुख्य तौर पर प्रभावित होता है। ठीक है, तो देखो किसी की पर्सनैलिटी मुख्य तौर पर यहाँ पर मेन बता रखा है कि जो मेनली जो क्या है, किस आधार पर वो क्या है व्यक्तित्व प्रभावित होता है, तो उसके लिए क्या है, बातचीत से, हाव भाव से, भाषा से या फिर सामाजिक क्रियाकलाप से। बेसिकली आपने देखा होगा जो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा सोशल होते हैं, उनका व्यक्तित्व हमेशा कैसा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आंसर क्या बनता है इसमें, सी बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 64, मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले या दोनों के द्वारा क्रोधी बर्ताव की अभिव्यक्ति का प्रदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, दमन कहलाता है, वापसी, आक्रामकता कहलाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आक्रामकता। अगला क्वेश्चन है, LEDR प्रारूप किसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है इसमें लगभग सभी चीज़ें आ रही हैं, सुनने की कला, संचार में बाधाएं, संचार के चरण। देख लेते हैं इसको कि LEDR क्या होता है। तो इसका LADDER प्रारूप सुनने की कला के बारे में बताता है, जो कि प्रवाही संचार के एक चरण स्टेप के रूप में होता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि इसकी जो फुल फॉर्म है, L4 लुक एट द पर्सन, मेंटेन आइज टू कॉन्टैक्ट, E4 आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, D4 डू नॉट इंटरप्ट। और ये पूरा का पूरा क्या है, एक इसका पूरा फुल फॉर्म बता रखा है। अगला है 66, मानव विकास सूचकांक HDI के मूल्य इसके बीच होते हैं। ठीक है, तो किसके बीच होते हैं, 0 से 1 के, 0 से 10 से, 0 से 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 1 के बीच में इसके सूचकांक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में दिया गया था। ठीक है, तो ये दिया गया था 1961 में। आपको पता है कि दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो था वो 1961 में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, बालक जो 16 वर्ष की आयु का है एवं बालिका जो 18 वर्ष की आयु की ना होती हुई भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त होते हैं, इसे क्या कहते हैं। देखो ऐसा होता है कि जैसे माना, जिसे हम क्या कहते हैं, नाबालिग कहते हैं। ठीक है, नाबालिग होते हुए भी वो बच्चा क्या करता है, ऐसे असामाजिक गतिविधियां करता है जो क्या है समाज के द्वारा माननीय नहीं होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, असामाजिक बच्चा कहा जाता है, बाल उत्पीड़न कहा जाता है, या फिर कॉन्ग्रेगेट ग्रुप कहा जाता है, या फिर अल्पवयस्क अपराध प्रवृत्ति कहा जाती है। तो इसके कहा जाता है अल्पवयस्क अपराध प्रवृत्ति कहा जाता है। अगला है समाज का विभिन्न समूह में, इसको कांग्रेगेट ग्रुप कहा जाता है या फिर अल्पवयस्क अपराध प्रवृत्ति कहा जाती है। तो इसको कहा जाता है अल्पवयस्क अपराध प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे कि समाज का विभिन्न समूह में उसकी विशिष्टताओं, सामाजिक स्थितियों और भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकृत करने को कहा जाता है सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन या फिर सामाजिक वर्ग। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, ये अस्पताल यानी हॉस्पिटल में मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि अस्पतालों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका देखिए कोई फिक्सेशन नहीं है कि कितना होना चाहिए, 100 से 150 है, 150 से 200 है।
200 से 250 या फिर 280, ये डिपेंड करता है कि मतलब जो क्या है मानक क्या है वहाँ के, ठीक है। मानक जैसे इसमें दे रखा है, एक बेसिक मानक दे रखा है कि निर्धारक मानक के अनुसार 100 से कम बेड वाले अस्पतालों के लिए प्रति व्यक्ति लॉन्ड्री सहित 340 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों के लिए 450। तो इसमें कोई भी ऑप्शन क्या नहीं है, फिट नहीं बैठ रखा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 से 150 है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो अस्पताल है वो किस टाइप के हैं, उसमें कितने बेड लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जूं द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है, एपिडेमिक टाइफस है, क्यू फीवर है, रिफ्लेक्सिंग फीवर है, या फिर ट्रेच फीवर है। तो इसका होगा क्यू फीवर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्यू फीवर है। अगला क्वेश्चन है 72, गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल को कहलाता है, ठीक है। गंदा पानी है जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो को वो क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है, सुलीज, कचरा, सूखा कचरा, उससे क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव में निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन भी होता है, एकाग्रता में कमी भी आती है, रक्तचाप में वृद्धि भी होती है। सिर्फ कौन सी चीज़ नहीं होती, तो वो नहीं होती अत्यधिक निद्रा, ठीक है। अत्यधिक निद्रा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 74, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह ए बी सी डी, इसमें से कोई भी इसमें क्या नहीं बैठ रहा, फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर अम्ल वर्षा की बात करें तो सबसे पहले इसका जो पीएच मान है वो चेक किया जाता है, और पीएच मान होता है 4.2 से 4.4 तक, ठीक है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है, इसमें क्या नहीं, सुटेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रह में अधिकतर पैदा होता है, ठीक है। यानी जैसे पानी कहीं पर इकट्ठा हो रखा है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, वो पैदा हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एडीज मच्छर कहा जाता है। क्या कहा जाता है। 76 है कि पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो ऐसे बिंदु को क्या कहा जाता है, तो ऐसे बिंदु को कहा जाता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मलमूत्र के उचित निपटारा ना करने से, ठीक है, मलमूत्र के उचित निपटारा ना करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, तो उसका है दूषित हवा द्वारा। अगला है इसमें कि निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन, मेलानोसिस एवं बहुत ज़्यादा केरेटोसिस हो जाता है, तो वो किसके है, आर्सेनिक के कारण। उसमें एक ही चीज़ आती है, वो आती है आर्सेनिक के कारण। अगला है 79, निम्न गैर सरकारी संस्थान ने भुगतान एवं उपयोग करे शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव अस्थायी आबादी या बस स्टैंड, बाजार एवं पार्क स्थानों के लिए किए हैं। सौरभ इंटरनेशनल, सुरभि इंटरनेशनल, या फिर ऊपर इसमें से कोई नहीं, तो इसका बी हो जाएगा, सुलभ इंटरनेशनल। अगला है देखो क्वेश्चन नंबर 88 के निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है। तो इसमें जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो कौन सा है, प्रिंटर नहीं है। ये प्रिंटर जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि RAM का फुल फॉर्म, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म पूछ रखी है वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी किस में, डी में है। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलेंगे, तो मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने पर, ठीक है। तो इसके लिए ये होगा सेरिबेलम के जो क्या होता है, नुकसान होता है, तो उसमें क्या होती है, मांसपेशियों का जो आपस में क्या होता है, कनेक्शन होता है, कोरिलेशन हो जाता है, वो कम हो जाता है। 83 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि अंडा रेडियस से बड़ी है, रेडियस अंडा से बड़ी है, रेडियस और अन्ना दोनों की लंबाई समान है। इसमें जो आंसर है वो ये है, अंडा जो रेडियस से बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 84 होगा, किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उबार आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है एन्यूरिज्म। क्या कहा जाता है, एन्यूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 85 है, मस्तिष्क के किस भाग से ब्रोस्पाइनल द्रव का एक श्रावण होता है, मतलब यहाँ से क्या होता है, एक मतलब लिक्विड टाइप से निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है मस्तिष्क के कोरियड प्लेसेस में, ठीक है। फर्स्ट में इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देखो
सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो होता है एक रंगहीन द्रव है, ठीक है, जो प्राय मस्तिष्क, ब्रेन तथा मेरुदंड जो स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है वहाँ पर पाया जाता है, या मस्तिष्क के कोरियड स्पिनल से स्रावित होता है तथा इसके प्रतिरक्षात्मक सुरक्षा में सहयोग प्रदान करता है। 86 देखेंगे, इसमें से सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है? देखो, एम्ब्यूमन भी होता है, ग्लोब्यूलिन भी होता है, फाइब्रोजिन भी होता है, इसमें से जो जो नहीं होता वो क्या है? आंसर नंबर सी है, मायोसिन। अगला 87, निम्न में से सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं एक को छोड़कर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्पल हड्डियां, मेटाकार्पल्स है, कैल्केनियस है, या फिर फेलनियस, तो इसमें से सी वाला होगा कैल्केनियम, ये हड्डी हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, और 88 क्वेश्चन में है कि जब उत्तल सतह अवतल सतह से फिट हो जाए तो यह कहलाती है प्लेन, सैंडल, हिंज, बाल या सॉकेट, तो इसको कहा जाता है हिंज कहा जाता है, ठीक है, जब उत्तल सतह अवतल सतह से क्या हो जाती है? फिट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का जो पीएच मान है, ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 7.4, सी वाला। नंबर 90 है हमारे पास, एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अगला है 91, इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं है यकृत का? प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन को क्या करना? सिंथेसिस करना, ये कार्य किसका है? नहीं है, यकृत का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का कौन सा कार्य है? तो इसमें है कि प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करना? सिंथेसिस करना क्या है इसका कार्य है? किसका? यकृत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अग्नाशी रस का स्रावण निम्न में से किसके द्वारा प्रेरित होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है कोलेस्टोकाइनिन के द्वारा। कोलेस्टोकाइनिन के द्वारा इसका क्या होता है? स्रावण होता है। अगला है वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है, ठीक है, तो वो कौन सा? थाइमस ग्रंथि है, ठीक है, ग्लैंड्स होती है एक थाइमस ग्लैंड्स होती है जो वयस्क अवस्था में तो गायब हो जाती है लेकिन बच्चों में कैसी रहती है? ये क्रियाशील रहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मनुष्य शरीर में केवल एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें दोनों अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी गुण पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है अग्नाशय कहा जाता है, ठीक है, कौन सी ग्लैंड से? वो अग्नाशय। 95 है यहाँ पे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जब भी आप क्या करेंगे ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं तो एक को कहा जाता है सिस्टोलिक और दूसरे को कहा जाता है डायस्टोलिक, मतलब ऊपर का और नीचे का। तो इसके रक्तचाप के अंतर को कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्स प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या को। देखो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? तो रक्तचाप के अंदर को पल्स प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक रक्त दबाव वह दबाव है जो रक्त के बहाव के दौरान रक्त वाहिनियों की दीवार पर पड़ता है। सिस्टोलिक दबाव हृदय के ऊपर वाला अत्यधिक दबाव तथा डायस्टोलिक दबाव न्यूनतम, यानी जो ऊपर का है, ठीक है, जिसको ऊपर का क्या है बीपी को हम मेज़र करते हैं उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक नीचे को। अब आपसे ये पूछा भी जाता है कि एक सामान्य मनुष्य में, ठीक है, जो क्या है रक्तचाप है, रक्त का जो दबाव हो वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 120/80, ठीक है, 120/80, यानी ऊपर का 120 और नीचे का 80 तक होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और आती है इसमें, तो ये रक्त दबाव नापने के लिए क्या है स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 96 वाला, सुमेलित ए को सुमेलित बी से हमें क्या करना है? जैसे स्ट्रेटम ल्यूडस किस लिए होता है, स्ट्रेटम किनियस क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रेटम ल्यूडियस त्वचा क्षेत्र जहाँ तेजी से कोशिका विभाजन होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियस त्वचा के डर्निंग परत के गहरे क्षेत्र को। तो इसमें जो सही आंसर बन रहा है इसका वो बन रहा है सी, ठीक है। सी देख लेंगे कि जो स्ट्रेटियम ल्यूडियम से वो परागमन कोशिकाएं जिसमें कैरोटीन होता है, स्ट्रेटम कोनियस में मृत कोशिकाएं होती हैं। इसकी व्याख्या आप खुद देख लेना, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ को क्या करूँगा व्याख्या करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। 97 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि इपिडेमिक
ड्रॉपसी की वजह है, एपिडेमिक ड्रॉपसी की वजह है, तो उसका है सैनगुनरिन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारे पास कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। ठीक है, किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में। ओके। अब इसके बाद 99 क्वेश्चन है कि मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, मानव के जो दूध है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 1.1 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर इसमें ही होती है। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं कि इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है, तो इसमें है चमड़े के नीचे। ठीक है, जो चमड़ी होती है हमारी स्किन उसके नीचे। अब आपको पता होना चाहिए इंसुलिन क्यों लगाया जाता है। आप सभी जानते हैं इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग चमड़े के नीचे होता है। भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या दिन पर दिन, देखो आप सभी को पता है डायबिटीज़ जो है और ये क्या है दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसमें ब्लड शुगर को नियंत्रण रखने के लिए क्या इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो क्या होते हैं शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इंजेक्शन ऐसी जगह लेना चाहिए जहाँ पर चर्बी मौजूद हो। इंसुलिन का इंजेक्शन चमड़ी के नीचे जहाँ पर एक फैट लेयर होती है वहाँ देना चाहिए। सामान्यतः इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए 26G नंबर की सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आप कोर्स करने लगेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या इंसुलिन कहाँ दिया जाता है, डायबिटीज़ के मरीज को क्या दिया जाता है, डायबिटीज़ का लेवल कितना होना चाहिए, ब्लड शुगर कैसा होता है, 26G नंबर कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 2 में हमने क्या कर दिए, क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस कर दिए। इसके बाद 100 से लेकर और जो 150 तक है उसको मैं क्या करूँगा, पार्ट 3 में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग क्या करेंगे, इस बार पेपर को ज़रूर क्रैक करेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।